तो पिछले लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि हमारे पास जो जूल थॉमसन इफेक्ट होता है, तो जूल थॉमसन इफेक्ट के केस में एंथैल्पी हमारे पास जो है कांस्टेंट रहती है, H इक्वल टू कांस्टेंट इन केस ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट। इसलिए हम इस इफेक्ट को आइसो एंथैल्पी इफेक्ट भी बोलते हैं। जो जूल थॉमसन इफेक्ट होता है इसको हम आइसो एंथैल्पी इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि एंथैल्पी जूल थॉमसन इफेक्ट के केस में कांस्टेंट रहती है। फिर हमारे पास इसी के साथ में आर्टिकल है, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर चेंज ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग जूल थॉमसन इफेक्ट। तो हमने डिस्कस भी किया था डिटेल में कि जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, कि जब हम जो गैस है किसी पोर्स प्लग में से पास करते हैं तो गैस एक्सपेंड हो जाती है, और जब गैस एक्सपेंड होती है तो उस गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। लेकिन इसको हम मैथमेटिकली भी यहाँ पे देखेंगे कि जूल थॉमसन इफेक्ट के केस में हमें गैस के टेम्परेचर में कूलिंग देखने को मिलती है, मतलब कि एक्सप्रेशन फॉर चेंज ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग जूल थॉमसन इफेक्ट। तो जैसा कि हमने अभी कहा कि हमारे पास जो एंथैल्पी है वो हमारे पास कांस्टेंट होती है इन केस ऑफ, सिंस एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट इन केस ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट। ये हमने पिछले कल प्रूव किया था कि H हमारे पास कांस्टेंट होता है जूल थॉमसन इफेक्ट में। तो H की अगर हम वैल्यू देखें तो H हमारे पास जो है U प्लस PV हमारे पास होता है, तो ये हमारे पास U प्लस PV होता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि U प्लस PV हमारे पास जो कांस्टेंट होता है, H कांस्टेंट होने का मतलब है कि U प्लस PV हमारे पास जो कांस्टेंट होता है, और इस U प्लस PV की हम दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करें, मतलब हम क्या बोलें कि हम DH निकालें, मतलब हम DU प्लस PdV और प्लस V इंटू DP, तो ये हमारे पास जो 0 के बराबर यहाँ पे आएगा। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको हम DH लिखेंगे, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास है DU। ये दो वेरिएबल हैं, तो एक PdV एक VdP, तो बाई पार्ट्स इनका हम डेरिवेटिव लेंगे, तो ये दो हमारे पास जो है PV का डिफरेंशियल आ गया और हमारे पास U का डिफरेंशियल आ गया। तो अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो 0 के बराबर होता है, तो इसलिए ये हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू 0 हमारे पास यहाँ पे आएगा। लेकिन हमने पहले देखा हुआ कि सिंस हमारे पास जो DU प्लस PdV होता है वो TdS के बराबर होता है, हमें पता है कि DU प्लस PdV जो TdS के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, TdS को हम डेल्टा Q बोलते हैं, डेल्टा Q इक्वल टू DU प्लस PdV, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके एक्सप्रेशन में ये है हमारे पास DU प्लस PdV, तो इसलिए DH हमारे पास क्या बनेगा, DU प्लस PdV जो है TdS के बराबर होता है, तो यहाँ पे TdS और प्लस VdP इक्वल टू 0, ये हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा। तो TdS प्लस VdP इक्वल टू 0 हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा, और मान लो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे नाम दे देते हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 आपकी आ गई, जिसका हम आगे यूज यहाँ पे करेंगे। तो फिर यहाँ पे हम एक डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी लगाते हैं, जो आपने मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में उस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है z, और वो z हमारे पास होता है फंक्शन ऑफ xy। जब कोई हमारे पास आपका वेरिएबल है और वो एक वेरिएबल पे डिपेंड करने के बजाय दो डिफरेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो उस केस में अगर हम उसका डिफरेंशियल लेते हैं
तो ये हमारे पास जो है करली एफ अपॉन करली एक्स इंटू डी एक्स और करली एफ अपॉन करली वाई इंटू डी वाई के बराबर होता है। तो ये बिल्कुल शुरू में आपके पास ये प्रॉपर्टी मैकेनिक्स में भी हमने की थी, तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज यहाँ पे भी करेंगे। तो बोलता है कि अगर हम एंट्रोपी को देखते हैं तो जो हमारे पास एंट्रोपी होती है वो एंट्रोपी भी हमारे पास फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारे पास होती है। एंट्रोपी जो होती है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और हमारे पास प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। तो हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स दैट इज टी एंड पी। तो इसलिए यहाँ पे भी हम इट इम्प्लाइज जो ds हमारे पास बनेगा वो हमारे पास यहाँ पे जो है ये हमारे पास s इसको हम लिखेंगे, तो ये हमारे पास जो करली s बाई करली t एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dp प्लस करली s बाई करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dp। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू दिस करली s बाई करली t, तो हम p को कांस्टेंट रखते हैं, और जब हम p का विद रिस्पेक्ट टू p वेरी डिफरेंशिएशन लेंगे मतलब करली s अपॉन करली p, तो हम t को कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो सेम हम ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x और y वेरिएबल के बजाय यहाँ पे t और p हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे ds के लिए जो है बनेगा। कमिंग, तो ये जो यहाँ पे वैल्यू ds की आ गई, इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इस जगह पे। इस वाली वैल्यू को अब हम यहाँ पे पुट करेंगे जो कि ds की वैल्यू है। तो इसको पुट करने के बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन क्या आएगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि a आपका जो 0 के बराबर होता है, तो t इंटू डी एस प्लस v इंटू डी पी जो है 0 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे t है हमारे पास और यहाँ पे ds की वैल्यू हम पुट करेंगे, और ds की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, करली s अपॉन करली t एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dp और प्लस करली करली s अपॉन करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dp। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास आती है, तो दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे आपकी यहाँ पे dt आएगा, यहाँ भी हमारे पास जो dt आएगा क्योंकि करली t है इंटू करली t, और यहाँ पे करली p इंटू करली p, और आगे हमारे पास प्लस vdp है इक्वल टू 0 के बराबर होगा। यहाँ पे vdp है तो t इंटू डी एस, तो ds की वैल्यू है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो ds की वैल्यू है, और आगे हम प्लस vdp यहाँ पे लिखेंगे, और फिर ये जो ब्रैकेट है इनको हम यहाँ पे ओपन कर देंगे। तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर ली है। अब हम यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे, तो पहली ब्रैकेट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास t इंटू यहाँ पे करली s अपॉन करली t एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू dt, ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो ये इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह से प्लस इसको भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे t इंटू करली s अपॉन करली p एट t और प्लस v इंटू डी पी इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि dp और dp दोनों में कॉमन है। पहले तो हमने इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पे vtp है तो dp दोनों में कॉमन है, dp दोनों में कॉमन है तो इसलिए dp कॉमन ले लिया, तो ये t इंटू करली s बाई करली t है p, और यहाँ पे प्लस v इंटू dp, ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से एक्सप्रेशन
बन गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो ये चीज है और दूसरा हमारे पास यहाँ पे ये वाली चीज है। अब इसमें हम जो मैक्सवेल रिलेशन पहले पढ़े थे, मैक्सवेल रिलेशन पहले पढ़े थे, उनका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा कि जो हमने एक करली क्यू अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर पढ़ा था, वो हमारे पास सीपी होता था। हमने मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के बारे में पढ़ा था। तो हमने वहां पे क्या बोला था कि सीपी जो है करली क्यू बाई करली टी एट पी होता है। और फिर हमने क्या किया था, इस करली क्यू की जगह टी इंटू डी एस लिखा था, मतलब टी इंटू करली एस अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर हमारा जो है सीपी के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे भी वही है, टी इंटू करली एस बाई करली टी एट पी। तो इसको हम यहाँ पे सीपी बोलेंगे, ये जो इसको छोड़ के है, dt को छोड़ के। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसको हम सीपी इंटू dt यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो दूसरा है हमारे पास यहाँ पे, वो है हमारे पास करली एस अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। जो ये आपका करली एस बाई करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर है हमारे पास। तो बताइए ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास मैक्सवेल के फोर्थ रिलेशन से हमारे पास आता है। ये चीज हमें देखने को मिलती है, आप ढूंढेंगे कि कौन से मैक्सवेल रिलेशन में ये हमारे पास है, तो हमारे पास मैक्सवेल के फोर्थ रिलेशन में हमारे पास आता है। और मैंने आपको तरीका बताया था पहले कि जो हमारे पास टीबी स्पेशल प्रोग्राम, उससे हम मैक्सवेल का कोई भी रिलेशन लिख सकते हैं। तो मैंने बोला था कि हमारे पास ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो चौथा रिलेशन लिखने के लिए आपको यहां से चलना पड़ेगा V से। तो चौथा रिलेशन लिखने के लिए आपको यहां V से चलना पड़ेगा। तो जो भी रिलेशन आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखना है, तो जो नंबर मैंने डाले हुए वहां से स्टार्ट करना है। तो चौथा रिलेशन के लिए यहां से करना पड़ेगा। तो करली बी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू माइनस करली एस अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हमारे पास रिलेशन आया। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि करली एस अपॉन करली पी है, तो ये भी करली एस अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो इसका मतलब ये माइनस आपका यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ लिखने के बजाय इसको माइनस को आप यहाँ भी लगा सकते हो। तो ये हमारे पास आया मैक्सवेल रिलेशन से इसकी वैल्यू। तो मैक्सवेल रिलेशन से जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ पे t इंटू करली एस अपॉन करली बी की जगह हमारे पास यहाँ पे माइनस करली बी अपॉन करली टी आपका यहाँ पे आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आपकी बनेगी। तो करली एस अपॉन करली पी, मैं दोबारा से इसको एट टी विल बी इक्वल टू माइनस करली बी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इस तरह से यहाँ पे लिख सकता हूं। लेकिन बोलता है एक और चेंज आपको और यहाँ पे करना पड़ेगा कि ये जो राइट साइड में है इसको आपको v से ही मल्टीप्लाई करना है और v से ही डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 1/v और यहाँ पे v, इसके हम इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई राइट साइड में, ये हमारे पास ये जो v है इसको हम इस तरह से लिखते हैं माइनस v और 1/v और करली v बाई करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो मैक्सवेल रिलेशन हमारे पास आया था, इसमें ये वाली जो साइड है मैंने पहले इसको लिख लिया, इसको बाद में लिखा। यहाँ पे माइनस v हमारे पास आएगा। तो फिर मैंने क्या किया, जो ये वाली साइड है इसमें
V से भी मल्टीप्लाई किया और V से डिवाइड भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये हमने क्यों किया? क्योंकि V को हमने बाहर निकाला और ब्रैकेट में हमारे पास ये जो चीज बचती है, ये हमारे पास एक चीज हमने पढ़ी थी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसको हम अल्फा बोलते थे। तो ये अब अल्फा के बराबर यहाँ पे बनेगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो करली S अपॉन करली P है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमारे पास यहाँ पे कितना बना, माइनस V इंटू अल्फा। तो ये ब्रैकेट वाली जो टर्म होती है इसको हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलते हैं। दो चीजें पढ़ी थी हमने, एक कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर वेरिएशन और एक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इसको हम बोलते हैं अल्फा। तो यहाँ पे माइनस वी भी है, तो इसलिए करली एस अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमारे पास बनेगा माइनस वी अल्फा। तो इसका मतलब इसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस वी अल्फा। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये रिलेशन हमारे पास क्या बनेगा, Cp इंटू डी टी। ये तो आ गया ये वाला, क्योंकि मैंने बोला कि ये Cp है और साथ में इसके dt है, तो ये बन गया Cp इंटू डी टी। और प्लस आगे हमारे पास यहाँ पे आएगा माइनस टी वी अल्फा। टी यहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस वी अल्फा है। तो यहाँ पे माइनस वी अल्फा हमारे पास साथ में आया और साथ में यहाँ पे है प्लस वी, और बाहर हमारे पास है dp, और ये हमारे पास 0 के बराबर। और इस एक्सप्रेशन में अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो Cp dt, और यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जो अंदर माइनस वाला है वो हो जाएगा प्लस टीवी अल्फा, लेकिन जो प्लस वाला है वो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dp इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन यहाँ पे आपकी बनेगी। तो इस रिलेशन से आप dt निकाल सकते हो। तो इस रिलेशन से अगर हमने dt निकालना है तो dt कैसे निकलेगा, dt यहीं पे है, ये वाली साइड आप दूसरी साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगी दूसरी साइड लाके यहाँ पे माइनस के बजाय प्लस, और जो यहाँ पे Cp है वो चला जाएगा बटे में हमारे पास। तो यहाँ पे दोनों में v कॉमन है तो v भी हम कॉमन ले लेंगे, और बटे में ये Cp आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा t अल्फा और माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन आया चेंज इन टेम्परेचर के लिए। आपको पता है कि जूल थॉमसन इफेक्ट में टेम्परेचर चेंज होता है, तो जूल थॉमसन इफेक्ट में टेम्परेचर में चेंज होता है, तो ये वो चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये हमने जूल थॉमसन इफेक्ट के लिए एक तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट किया था, और लास्ट में आके हम कहाँ पे पहुंचे कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो हमारे पास इतना होता है। तो इस चीज को आप देख लें यहाँ पे कि ये वाली टर्म है इसको दूसरे साइड ले जाएंगे, और यहाँ पे v कॉमन है और v बाहर ले लेंगे, और ये जो Cp है बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास t अल्फा माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास जो है चेंज इन टेम्परेचर के लिए एक्सप्रेशन यहाँ पे आपका आया। अब हम इस पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो dp होता है वो हमेशा ही नेगेटिव होता है, सिंस dp इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि पहले जो एक्सपेरिमेंट आपने देखा था, आप जिधर से उसको प्रेशराइज करते हैं उस साइड प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन जब गैस एक्सपेंड हो जाती है तो दूसरी साइड प्रेशर कम हो जाता है। कोई भी गैस है जब वो एक्सपेंड होती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन जब आपने उसको प्रेशराइज किया हुआ है तो उसका प्रेशर जो है ज्यादा होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो चेंज इन प्रेशर है जूल थॉमसन इफेक्ट के केस में, वो चेंज इन प्रेशर हमारा जो नेगेटिव होगा ही होगा, उसके साथ कोई ये नहीं है भाई वो पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव होगा ही होगा, क्योंकि जिस साइड से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस साइड प्रेशर ज्यादा होता है, और जिधर को गैस एक्सपैंड होती है उधर को प्रेशर आपका कम होता है हमारे पास। तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक्सपैंड होने पे गैस के प्रेशर डिक्रीज होता है, तो
किसी चीज के डिक्रीज होने को हम नेगेटिव लेते हैं। तो dp इज डिक्रीजिंग, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास जो है यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि dt हमारे पास जो है पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, वो हमारे पास इन बाकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब जो v है वो वॉल्यूम है, वो भी पॉजिटिव होता है, cp हमारे पास ये भी पॉजिटिव वैल्यू होती है, लेकिन इस पे डिपेंड करेगा अब t अल्फा माइनस 1 पे। तो हम क्या बोलेंगे कि जो पहला केस है कि व्हेन t अल्फा माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो जब ये जो t अल्फा माइनस 1 है ये आपका पॉजिटिव होगा, तो उस केस में हमारे पास जो आपका dt है वो हमारे पास नेगेटिव होगा, dt विल बी नेगेटिव। dt नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, कूलिंग, टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब डिक्रीजिंग। तो कूलिंग आपकी तभी होगी अगर t अल्फा माइनस 1 जो है ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 मतलब ये आपका पॉजिटिव है, ये दोनों भी पॉजिटिव है, लेकिन dp नेगेटिव है। तो dp नेगेटिव है तो ये पूरी टर्म आपकी नेगेटिव बन जाएगी, क्योंकि ये सारी टर्म्स आपकी पॉजिटिव है dp को छोड़ के। तो dp नेगेटिव है तभी dt आपका नेगेटिव आएगा। तो dt नेगेटिव कैसे बनेगा, जब ये सारी टर्म नेगेटिव होगी। तो मैं बोल रहा हूं कि dp तो नेगेटिव होता ही होता है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये भी नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो बोलता है कि इस चीज को यहाँ पे नेगेटिव होने के लिए हमारे पास इन टर्म्स का पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि dp नेगेटिव होता ही है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जब t अल्फा माइनस 1 पॉजिटिव होगा तो उस केस में आपका dp नेगेटिव होता है, तो dt तभी हमारे पास जो नेगेटिव होगा, मतलब कूलिंग होगी। तो जूल थॉमसन इफेक्ट में कूलिंग होने के लिए t अल्फा माइनस 1 का पॉजिटिव होना जरूरी है, ग्रेटर देन 0 हमारे पास होना है। तो दूसरा केस हमारे पास क्या है कि अगर t अल्फा माइनस 1 आपका 0 है, मान लो जो t अल्फा माइनस 1 है अगर वो आपका 0 है, तो अगर ये 0 हो गया तो ये राइट साइड 0 हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, देन dt विल बी इक्वल टू 0। तो dt 0 हो जाएगा अगर t अल्फा माइनस 1 आपका 0 के बराबर है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, dt 0 का मतलब क्या हुआ, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो इसलिए जूल थॉमसन इफेक्ट के केस में हमारे पास ना तो कूलिंग आपको देखने को मिलेगी ना हीटिंग देखने को मिलेगी। तो देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर व्हेन t अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और तीसरा केस हमारे पास क्या है कि जब t अल्फा माइनस 1 लेस देन 0 हमारे पास होगा। तो जब t अल्फा माइनस 1 लेस देन 0 होगा तो मतलब ये चीज नेगेटिव होगी। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगी और dp तो नेगेटिव होता ही है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, प्लस। तो उस केस में dt विल बी पॉजिटिव। तो dt पॉजिटिव का मतलब क्या है, देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब कि तब आपके पास जो है हीटिंग होगी। तो हम क्या बोलते हैं, देन हीटिंग विल प्रोड्यूस। तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 स्पेशल केस हैं। जो चेंज इन टेम्परेचर के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है वो हमारे पास ये वाला है। तो बोलता है चेंज इन टेम्परेचर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, मतलब हीटिंग भी हो सकती है, कूलिंग भी हो सकती है, और ना तो हीटिंग होगी ना तो कूलिंग होगी। लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इस वैल्यू पे, t अल्फा माइनस 1 की वैल्यू पे, क्योंकि dp नेगेटिव होता ही होता है। तो dp नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो dt आपका नेगेटिव आएगा, अगर ये 0 है तो dt आपका 0 आएगा, अगर ये टर्म आपकी यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपका पॉजिटिव आएगा। तो dt विल बी पॉजिटिव, मतलब कि देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो देयर विल बी हीटिंग। तो इस तरह से ये हमारे पास आपका जूल थॉमसन इफेक्ट के केस में चेंज इन टेम्परेचर के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो शायद मैंने असाइनमेंट में भी आपको दिया था एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन टेम्परेचर, और ये क्वेश्चन एक दो बार पेपर में भी आपका आया हुआ है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास
जूल थॉमसन इफेक्ट फॉर परफेक्ट गैस। जूल थॉमसन इफेक्ट फॉर परफेक्ट गैस। और परफेक्ट गैस को हम आइडियल गैस भी बोलते हैं। परफेक्ट गैस का मतलब आइडियल गैस भी होता है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि परफेक्ट गैस अलग होती है, आइडियल गैस अलग होती है। तो परफेक्ट वही होता है जो आइडियल होता है, लेकिन रियल गैस जो एक्चुअल में गैस होती है उसको हम बोलते हैं। तो जो जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा, उसको अब हम जो गैस हम लेंगे उसको हम आइडियल गैस या परफेक्ट गैस यहाँ पे लेंगे, और उसके केस में जो चेंज इन टेम्परेचर है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास जो जूल थॉमसन इफेक्ट है फॉर तो जो हमारे पास जूल थॉमसन इफेक्ट है, जूल थॉमसन इफेक्ट के केस में हमारे पास जो dt है वो हमारे पास आपका V/Cp और T अल्फा -1 इंटू dp हमारे पास यहाँ पे आया था। तो हम उसी एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे कि इन केस ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो हमारे पास इतना होता है, और चेंज इन टेम्परेचर अभी मैंने बताया कि T अल्फा -1 पे ही डिपेंड करता है, और dt हमारे पास नेगेटिव ही होता है। और जो अल्फा की वैल्यू मैंने लिखी थी वो हमारे पास थी सिंस अल्फा इक्वल टू 1/v और करली v बाई करली t एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारे पास यहाँ पे अल्फा की वैल्यू होती है। तो हम क्या कर लेते हैं कि इस अल्फा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे इस अल्फा की वैल्यू को पुट करेंगे तो dt है, अब वो हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/Cp, और यहाँ पे हमारे पास v t और Vt डिवाइडेड बाय v इंटू करली v बाई करली t एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस v इंटू dp। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मैंने पुट की, तो अल्फा की वैल्यू है 1/v, लेकिन यहाँ पे हमारे पास v भी है, तो इसलिए v इंटू v, और ये हमारे पास यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा, और इसमें जो v के साथ v है वो हमारा जो है यहाँ पे कट हो जाएगा। तो dt हमारे पास यहाँ पे 1/Cp और यहाँ पे t हमारे पास बचा, तो ये करली v बाई करली t एट कांस्टेंट प्रेशर और माइनस v इंटू dp यहाँ पे रह जाएगा। तो अब हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और इस v को दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करना है। ये जो यहाँ पे v है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1/v है तो v कैंसिल हो जाएगा, और इस v को हमने यहाँ भी किया, तो तब यहाँ पे हमारे पास यहाँ जो है माइनस v यहाँ पे आएगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे बना। अब हम इस एक्सप्रेशन के ऊपर यहाँ पे काम करेंगे। मान लो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। फिर बोलता है कि हमने जो आइडियल गैस की इक्वेशन है वो कंसीडर करनी है, तो PV इक्वल टू RT। तो ये हमारे पास 1 मोल आइडियल गैस की इक्वेशन है, जिसको हम परफेक्ट गैस भी बोलते हैं। इसको आप आइडियल गैस की इक्वेशन बोलो चाहे परफेक्ट गैस की इक्वेशन बोलो। तो ये हमारे पास जो PV इक्वल टू RT हमारे पास होता है, तो यहां से अगर हम B है उसको निकाल सकते हैं, तो B हमारे पास यहाँ पे RT बटा P आपका जो है बनेगा। तो PV इक्वल टू RT है, तो V हमने निकालना है, तो P इसके बटे में चला जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो करली V बाई करली T है उससे निकाल सकते हैं। सो करली V बाई करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर V आपको पता है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आप निकाल सकते हैं, और प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो P है ये आपका कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट होता ही है, तो इसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पे निकालना है, तो ये आपका R बटा P ही बचेगा, क्योंकि T का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T वो 1 होगा, और बचेगा यहाँ पे R/P। तो R भी कांस्टेंट है और P को भी हमने कांस्टेंट माना, तो इसलिए ये चीज हमने यहाँ पे निकाली। इस चीज को हमने यहाँ पे निकाला, लेकिन निकाला कहाँ से, जो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है PV इक्वल टू RT। तो V की वैल्यू RT बटा P आ जाएगी, तो करली V बाई करली T एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास जो है
R बटा P हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन फिर ये बोलता है कि हमें पता है कि जो अगेन अगर हम आइडियल गैस की इक्वेशन ही लिखें तो P भी इक्वल टू RT हमारे पास होता है। तो अगर R बटे P हमने निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो R बटे P मतलब ये P इधर को चल जाएगा और हमारे पास V बटा T यहाँ पे आ जाएगा। तो अगेन हम क्या बोल सकते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन से जो R बटा P होता है वो V बटा T के बराबर हमारे पास होता है। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है आपके पास इसको भी हम ये दोबारा चेंज कर सकते हैं कि करली V बटा करली T एट कांस्टेंट प्रेशर R बटे P होता है, लेकिन R बटे P हमारे पास जो है B बटे T हमारे पास होगा। तो इसलिए ये हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन जो है चेंज होके आपकी आ जाएगी। तो अब हमने जो ऊपर dt के लिए एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी जगह हमने क्या करना है, करली v बाई करली t एट p की वैल्यू हमने v बटा t पुट करनी है। तो इसकी जगह हमने जो है वैल्यू जो है पुट करनी है। तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो dt हमारे पास क्या बनेगा 1 बटा cp और यहाँ पे t इंटू करली v बाई करली t एट p वो हमारे पास कितना होता है v बटा t और यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस v और ये आ गया हमारे पास dp। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब जो t से t है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे t है ऊपर ये नीचे t है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा v माइनस v और यहाँ पे 1 बटा cp और यहाँ पे dp। तो v माइनस v जीरो हो गया, तो जीरो मल्टीप्लाई विद समथिंग हमारे पास dt विल बी इक्वल टू 0। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो आइडियल गैस या परफेक्ट गैस होती है उसके केस में अगर हम जूल थॉमसन इफेक्ट देखते हैं तो वहां पे हमें ना कूलिंग देखने को मिलती है ना हीटिंग देखने को मिलती है। तो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो हम क्या बोलते हैं कि फॉर ए परफेक्ट गैस और आइडियल गैस, फॉर ए परफेक्ट गैस और आइडियल गैस नो हीटिंग और कूलिंग occur if we take the gas in Joule-Thomson effect as ideal gas। तो अगर हम Joule-Thomson इफेक्ट में परफेक्ट गैस लेंगे या आइडियल गैस लेंगे तो उस केस में जो आपका Joule-Thomson इफेक्ट है वो होगा नहीं, ना तो हीटिंग होगी ना तो कूलिंग होगी। देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। इसलिए जब भी हमने Joule-Thomson इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करना है तो हमारे लिए ये हम प्रेफर नहीं करते आइडियल गैस। वैसे आइडियल गैस तो होती ही नहीं, लेकिन अगर आप आइडियल गैस वहां पे ले लेते हैं तो Joule-Thomson इफेक्ट आपका होगा ही नहीं, क्योंकि देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। Joule-Thomson इफेक्ट क्या होता है, जब गैस आपकी हीट होती है या गैस आपकी कूल होती है। जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं गैस को तो उसमें या तो कूलिंग आपको देखने को मिलती है या तो हीटिंग देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप आइडियल गैस चूज करते तो उस केस में ना हीटिंग ना कूलिंग आपकी होनी थी, dt 0 हमारे पास आता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि Joule-Thomson इफेक्ट परफेक्ट गैस के लिए नहीं होता, परफेक्ट गैस के केस में ये हमारे पास नहीं होता। बोलता है इट आल्सो कन्फर्म्स द एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन केस ऑफ ए परफेक्ट गैस। तो बोलता है ये हमें ये भी बताता है कि जो हमारे पास परफेक्ट गैस होती है उसके केस में हम जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो नहीं लेते। जब भी हम अज्यूम करते हैं, हम एक चीज अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो आइडियल गैस होती है उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपकी फोर्स नहीं होती, मतलब मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते हैं। ऐसी गैस उसको हम आइडियल गैस बोलते हैं कि आइडियल गैस वो होती है जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाते। और फोर्स नहीं लगाते तो इसका मतलब जब वो कंप्रेस भी हैं तब भी वो एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, और जब वो दूर दूर हैं तब भी वो एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो ये हमने देखा कि आइडियल गैस के लिए Joule-Thomson इफेक्ट नहीं होता, तो इसका मतलब आइडियल गैस के केस में ना तो हमें जो कंप्रेशन है उसकी वजह से कोई इफेक्ट देखने को मिलता है, ना एक्सपेंशन है उसकी वजह से कोई इफेक्ट देखने को मिलता है। तभी देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, तो वहां पे हमारे पास कोई भी चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता है। तो dt इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ परफेक्ट गैस। और वो इस चीज को भी सपोर्ट करता है
कि हमारे पास परफेक्ट गैस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारी नहीं होती। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट फॉर रियल गैस और वेंडरवाल गैस, जिसको रियल गैस को हम वेंडरवाल गैस भी बोलते हैं, जो एक्चुअल में गैसेज हमारी होती हैं। मतलब एक्चुअल गैसेज के साथ हमारे पास जो जूल थॉमसन इफेक्ट होता है, तो वहां पे हम देखेंगे कि देयर विल बी सम चेंज इन टेम्परेचर। वहां पे टेम्परेचर चेंज जीरो नहीं आएगा हमारे पास, वहां पे टेम्परेचर चेंज की कुछ वैल्यू आएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि रियल गैसेज के केस में हमारे पास वहां पे टेम्परेचर में चेंज होता है जब हम गैस को एक्सपेंड करते हैं। मतलब या तो गैस ठंडी होती है या गैस आपकी गर्म होती है जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं, लेकिन वहां पे भी डिपेंड करता है हमारे पास इन्वर्जन टेम्परेचर पे, जो मैंने पहले, तो उसको हम कंटिन्यू रखेंगे।